विश्व भारती जनसेवा संस्थान सहारा इंडिया परिवार द्वारा दिवालिया घोषित किए गए निवेशकों की जमा राशि वापस दिलाने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। ये संगठन निवेशकों की ओर से लगातार संघर्ष कर रहा है, उनकी गाड़ी कमाई वापस दिलाने की मांग कर रहा है और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सर, विश्व भारती जनसेवा संस्था द्वारा जो सहारों के लिए, जो परिवारों के लिए जब लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन एजेंटों के खिलाफ लड़ाई लड़, सर कहाँ तक आपने हासिल अभी तक की है? जी, विश्व भारती जनसेवा संस्थान एजेंटों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा, सहारा प्रबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि सहारा से जो पीड़ित है वो सहारा के एजेंट भी हैं, उनका भी खुद का पैसा है और पब्लिक का पैसा तो है ही। वो लड़ाई अपने परवान पर है, लड़ाई चल रहा है। लीगल के रूप में हम लोग बहुत आगे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग 2 पिटीशन फाइल किए हैं। एक 147 2024 रिट पिटीशन है जो देश के 2.5 करोड़ लोगों के लिए डाला गया है, 2.5 लाख करोड़ रुपया 13 करोड़ लोगों के लिए किया गया है। और उसमें विश्व भारती जनसेवा संस्थान के जो मेंबर हैं 30 से 40 हजार लोग, उनके लिए प्रावधान किया गया कि सबसे पहले उनको भुगतान किया जाए। और उसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पिनाक पानी मोहंती का जो केस लगा हुआ है, जिससे पोर्टल बना, उस पर भी एक हम लोग आईए लगाए हुए हैं, जिसकी कल सुनवाई होनी थी लेकिन हो नहीं पाया। और उसके बाद में हम लोग झारखंड में सीआईडी में केस किए हुए हैं, जो मामला बहुत चर्चित हो रहा है, अधिकारी लोग की गिरफ्तारी भी हो रहा है। और अभी हम लोग 2-3 पिटीशन और फाइल कर रहे हैं, जैसे पटना में करने जा रहे हैं, तेलंगाना में करने जा रहे हैं। इस प्रकार हम लोग सहारा को चारों तरफ से घेर रहे हैं और आंदोलन भी हम लोग सहारा के खिलाफ में कई बार कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। जंतर मंतर पर हम लोगों ने धरना दिया, सड़कों पर उतरा, कई जगह मशाल जुलूस किया। देश के जो नेतागण हैं उनको जगाने का पूरा प्रयास हम लोग किए और आज ये लड़ाई अपने परवान पर है, आप लोग देख ही रहे होंगे। सहारा पीड़ित जो है सर, वो कैसे क्या करे कि उनकी उम्मीदें कुछ जागे? देखिए, सहारा पीड़ित को जो करना है वो हम लोगों का साथ दे, क्योंकि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें पैसा ही बहुत खर्च हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और बाकी सब कोर्टों में जाना, मैंने बिना पैसा कब जा नहीं सकते हैं। सहारा की तरफ से जो बड़े बड़े वकील खड़ा किए जाते हैं उनका लाखों में फीस होता है और हमारे पास में उतना पैसा है नहीं। देश के जो 30,000 32,000 लोग जो मेंबरशिप जो दिए, उसी पैसे से हम लोग लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत महंगा वकील हम लोग को भी रखना पड़ रहा है। और सहारा के लोग यहाँ रांची हाई कोर्ट में 18-19 पिटीशन दाखिल कर दिए, उसके खिलाफ हमको लड़ना पड़ रहा है, वहां भी खर्च हो रहा है। पटना हाई कोर्ट जा रहे हैं, वहां भी खर्च होगा, तेलंगाना हाई कोर्ट में भी खर्च होगा। तो लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि जब सहारा रिफंड पोर्टल पर जा रहे हैं क्लेम करने के लिए, 400 500 300 रुपया आपको क्लेम करने में लग जा रहा है। लेकिन जितनी बड़ी संख्या है सहारा के जमाकर्ताओं का, थोड़ा थोड़ा 100 150 200 रुपया भी अगर हम लोगों को मदद कर दे तो अपने पास भी इतना पैसा आ जाएगा कि सहारा के साथ हम लोग अच्छा मुकाबला कर सकते हैं और इस लड़ाई को जीत करके लोगों को पाई पाई का भुगतान करवा सकते हैं। तो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन ये निकाला गया था तो पोर्टल के द्वारा, बहुत सारे जो लोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी किए थे, बहुत सारे रिजेक्ट हो गया। आखिर उसके माध्यम से कितना समय तक लोगों को पेमेंट हो रही है? नहीं, संभव नहीं है। पोर्टल तो एक छलावा, तो सब कुछ सामने आप लोगों का आ गया। 5,000 करोड़ रुपया सहारा सेवी के एस्क्रो अकाउंट से निकाला गया था। 2600 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव का था, 5,000 करोड़ इंटरेस्ट में मिल गया। आगे उनको और पैसा वहां से निकालने में दिक्कत होगा। और 5,000 करोड़ रुपया निकाला भी भारत सरकार, उसको बांटने में उसको 2 साल लग गया। और लिमिट क्या, 10,000 2,000 5,000 50,000 रुपये किसको नहीं मिला। वो भी पैसा बहुत भाग्यशाली लोगों को मिला, 10,000 या 50,000। बाकी लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। और पोर्टल पर बिना इंटरेस्ट का जो क्लेम आया है वो 1 लाख करोड़ रुपया। आप समझ सकते हैं कि 2 साल 5,000 रुपया बंटने में लगा दिया तो 1 लाख करोड़ रुपया। एक तो कि पैसा कहां से आएगा भी तो सरकार कैसे बांट पाएगी। तो पोर्टल आपका फेल है, डाटा सही है कि जो डाटा आ चुका है भारत सरकार के सामने वो बिना इंटरेस्ट का है। अगर उसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 लाख करोड़ रुपए का क्लेम आया है केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जबकि उसमें कंपनी का नहीं है, क्यूसॉप का नहीं है, कॉमर्शियल का नहीं है, फाइनेंशियल का नहीं है। इस सब को मिला दीजिएगा तो और बढ़ता। और अगर 1 लाख करोड़ की बात कर ले जो क्लेम सरकार के पास आया हुआ है, अगर उसका इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया होगा। ये पैसा आएगा कहां से? जब तक सहारा की
संपत्ति बिकेगी नहीं। कहीं पैसा जहां लगा हो वहां से निकालने के लिए संपत्ति बेचना होगा। तो सरकार को ये काम करना चाहिए था कि उसका संपत्ति को बेच करके पैसा रिकवर करना चाहिए था। सरकार कर नहीं रही है। और सहारा को जितना टाइम मिल रहा है उस टाइम में वो क्या कर रहा है, सहारा की संपत्ति को बहुत औने पौने दाम में बेच करके पैसा, जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि हवाला के माध्यम से विदेश में भेज दे रहा है। बड़े बड़े नेता इनके जो हैं वो ले रहे हैं। अब ताजा उदाहरण 2-3 तो देखे होंगे अखबारों के माध्यम से, जो हम लोगों ने आवाज उठाया। 1000 करोड़ रुपया का जमीन भोपाल में मात्र 90 करोड़ रुपया में भाजपा के नेता हैं, विधायक वहां के चर्चित नेता संजय पाठक, वो खरीद लिए। हम लोगों ने यहाँ से लिख पढ़ के भेजा, उस पर जांच हुआ, ईओडब्ल्यू का वहां जांच चल रहा है और सहारा के अधिकारी उसमें आरोपित भी बनाए गए हैं। उसी प्रकार पटना का जमीन जहां पे आपका मात्र 82 करोड़ में बेच दिया गया, वहां पे करीब 65 एकड़ जमीन था, 25 एकड़ उसमें बेचा गया। बेगूसराय में 41 करोड़ रुपए का जमीन 5 करोड़ में बेच दिया गया। इस प्रकार पूरे देश में जितना देय भारत सरकार कर रहा है उतना ज्यादा इन लोग को मौका मिल रहा है संपत्तियों को सस्ता दाम में बेच देने का और उस पैसे को विदेश ट्रांसफर कर देने का। क्योंकि सुब्रत राय जो इस कंपनी का चेयरमैन थे, वो अपने जीते जाए समय में अपने दोनों सुपुत्र और बहू लोग को विदेश में शिफ्ट कर दिए हुए मैक्सिडोनिया से, जिससे अपने देश का संधि प्रत्यर्पण भी नहीं है। और दोनों लड़के वहां पर बैठे हुए हैं और इस देश का पैसा वहां ट्रांसफर हो रहा है। मोदी सरकार को लिखते लिखते हम लोग थक गए, लेकिन मोदी सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो कोर्ट को इसमें आगे आना चाहिए था, देर नहीं करना चाहिए था, इनकी सारी संपत्तियों को सीज करना चाहिए था और देश के एक एक निवेशक को भुगतान करने के लिए आगे आना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल है, आखिर न्यायाधीश का आखिर इतनी देर क्यों हो रही है फैसला सुनाने में? न्यायाधीश महोदय के सामने तो बहुत कुछ आपने रखा भी होगा सबूत के तौर पर, आखिर उनकी सुनवाई कितनी लेट क्यों हो रही है? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहीं से गलत नहीं है, गलत सहारा वाले हैं, क्योंकि उनके पास क्या है कि देश का लूटा हुआ पैसा अरबों खरबों में है। वो क्या कर रहे हैं कि जो सहारा सेबी का कंटेम्प्ट केस चल रहा है उस केस को उलझाने में वो सफल हो जा रहे हैं। उनके पास बड़े बड़े वकील हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों को ही सुना जाता है और उन लोग जाते हैं डेट पर डेट लगवा देते हैं या मामले को उलझा देते हैं। 24,700 करोड़ रुपया सहारा से भी कंटेम्प्ट केस में जमा करना था, अभी तक मात्र 15,500 करोड़ रुपया जमा हुआ। 10,000 करोड़ रुपया भी सहारा पर बकाया है। वो 10,000 करोड़ रुपया ही वसूल नहीं कर पा रहा है सुप्रीम कोर्ट उनसे। एक बड़ा दयनीय स्थिति है। अब पिछले सितंबर में जो 3 दिन लगातार सुनवाई हुई उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको 9 महीना का टाइम दिया कि आप 10,000 करोड़ रुपया जो बकाया उसको जमा कर दीजिए। सहारा उसको भी अभी तक जमा नहीं किया पाया है। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। तो तकलीफ तो हम लोगों को भी है, क्योंकि न्यायालय के खिलाफ हम लोग बोल नहीं सकते हैं। तो न्यायालय में हम लोग भी गए, हम लोग फरवरी 2024 से अपना पिटीशन फाइल किए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक हमारा संपूर्ण सुनवाई नहीं हो पा रहा है। पिनाक मोहंती में हम लोग पिटीशन फाइल किए हुए, उस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मन तो दुखी है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं? अपने देश का जो न्याय व्यवस्था हमको उसी में चलना होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आज खड़े हैं 2-2 पिटीशन लेकर के, जितना जल्दी हमको न्याय मिल जाए। एक आखिरी क्वेश्चन है कि अगर जो सहारा पीड़ित परिवार है आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े और किस तरह से जुड़े और कहाँ जुड़े? देखिए, हम लोगों का जो ऑफिस है जहां जब बैठे हुए हैं निरसा में, ये प्रधान कार्यालय निरसा है, यहाँ आके भी जुड़ सकते हैं। पटना में हम लोग का ऑफिस है, रांची में ऑफिस है, महाराष्ट्र में ऑफिस है, कहीं से भी जुड़ सकते हैं। और अगर बहुत दूर के लोग हैं देश में बैठे हुए तो हम लोगों का जो फोन कांटेक्ट है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सर, एक बार ईमेल आईडी या फोन नंबर थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे ताकि लोग ऑफिस का नंबर बता दीजिए और हम आपको दे देंगे, आप अपने साइट पर चला दीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? परिचय थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा परिचय हुआ नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। ठीक है, मेन आपका अपना परिचय दे दो। जी, मैं अशोक कुमार राम, विश्व भारती जन सेवा संस्थान संयुक्त सचिव। सर, अशोक कुमार राम जी, सर एक सुनने में आया था, उल्टा खबर आया था कि सुभद्र राय जो माननीय बोलिए ये सुभद्र राय जी का जो बेटा है वो बोला था कि मैं अपने पिता का पुण्य आत्मा के शांति के लिए सभी सहारा पीड़ित परिवारों को पैसा लौटाया जाए। कहाँ तक ये बात सत्य है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन उससे पहले मैं आपके चैनल इंडिया न्यूज 28 के सभी दर्शकों का मैं
धन्यवाद देता हूं, और खास करके आपको कि आप आज हम लोग से मुलाकात किए और आगे की जो कार्रवाई है सुनिश्चित करें। जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं उस बात को आपको बताऊं कि जिस तरह से सुब्रत राय के बेटा बोले हैं कि हम एक एक निवेशकों का पैसा देंगे, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अजीब लगता है सुन के। आप देखिए कि वो लोग बैठे हुए हैं मैसेडोनिया में, और जिस समय सुब्रत राय की मौत हुई तो उनकी मुखाग्नि देने के लिए उनके बेटे नहीं आए। तो इसका तो देख करके यही समझ में आता है कि जो बेटा अपने बाप को मुखाग्नि नहीं दे सकता है, वो सहारा के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान कैसे करेगा? ये आपको लगता है कि कर पाएगा? हमको तो नहीं लगता है। ये सब बनावटी बातें हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, है ना, क्या है नहीं है। बाकी भुगतान की जहां तक की बात है, तो हमारी विश्व भारती जन सेवा संस्थान अपने हिसाब से लीगल के माध्यम से आगे बढ़ रही है, और पूरी उम्मीद है कि हम लोग अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। एक और चीज और अगर कि सहारा के जो भी निवेशक है, उन लोगों के लिए अपने संस्था की तरफ से क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, जहां तक हमारे अपने संस्था की बात कर रहे हैं, विश्व भारती जन सेवा संस्थान की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जिस समय सहारा इंडिया का भुगतान लगभग बंद हो चुका 2021-22 के दौर में, बंद तो पहले से भी था। जैसे होता है ना कि वेंटिलेटर पर कोई किसी तरह से मतलब चल रहा है, तो उस तरह से कुछ दिन 2-3 साल चला। लेकिन जब 2021-22 में कंप्लीटली जो बंद हो गया, लोगों का भुगतान नहीं मिला, तो हम लोग भी उसमें शामिल हैं। बहुत काफी उस चीज को लेकर के मतलब जो है चिंताजनक की स्थिति हो गई कि अब क्या किया जाए। तो उसी में जैसे होता है, हम लोग फ्रेंड लोग हैं, तो आपस में बैठ उठ करके डिस्कस होती थी, बातें होती थी, अब क्या होगा, अब क्या रास्ता निकल के आएगा। तो उसमें डिस्कस के दौरान ही हम लोग के बीच ये बातें निकल के आई कि यदि भुगतान हम लोग को लेना है और अपने भुगतान की लड़ाई को जिंदा रखना है, तो एक संगठन का जो है उत्पत्ति किया जाए। और उसी का देन है कि अब जो देख रहे हैं विश्व भारती जन सेवा संस्थान, उसी समय 2021-22 के दौर में उत्पत्ति हुई, और उस संस्थान को लेकर के आज हम लोग जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल तक पहुंच चुके हैं। तो मैं अपने साथियों से, अपने जो भी हमारे सहारा के पीड़ित साथी हैं, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा अपने संस्थान के माध्यम से कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान ही एक अभिमात्र ऐसी संस्थान है जो 13 करोड़ निवेशकों की बात कर रही है और इस लड़ाई को जो है आगे बढ़ा रही है। तो मैं सभी निवेशकों से यही कहना चाहूंगा कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का साथ दें, क्योंकि जब एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और एक बहुत बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें बहुत काफी हमें धन की भी जरूरत पड़ेगी, सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं अपने साथियों को यही बताना चाहूंगा कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान जिस तरह की लड़ाई लड़ रही है, तो आप उसमें जरूर जरूर जो आप सक्षम पड़े, जो भी कुछ हो, जरूर विश्व भारती जन सेवा संस्थान का सहयोग करें।